चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। वर्ड हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर होता है अजम्पशन, किसी भी चीज को एज्यूम करना कि हमने क्या एज्यूम किया, और हम उसको डिफरेंट टेस्ट से बताएंगे कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि गलत है। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कि भाई लास्ट लेक्चर में कि 500 लोग, हमारे पास 500 बच्चे थे स्कूल में, हमें ये पता करना था कितने बच्चों के 90% मार्क्स आए। तो हमने कहा था कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% आए। तो ये हमने जो रिजल्ट निकाला, इसके एजम्पशन को हमें चेक करना होगा कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि नहीं है। एक्चुअल जो है और जो एज्यूम किया वो मैच कर रहा है, या जो एज्यूम वैल्यू है वो एक्चुअल से ज्यादा है, या एज्यूम वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है। तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो देखिए, दो प्रकार की हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। पहली, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग we begin by making a tentative assumption, जैसे मैंने भी आपको बोला assumption about a population parameter। population parameter क्या क्या हमने पढ़े थे, population mean पढ़ा था, population proportion पढ़ा था, population standard deviation पढ़ा था। about a population parameter is called null hypothesis and denoted by H0। H0 डिनोट करता है null hypothesis का। इसका मतलब ये होता है कि assumption अगर हमारे पैरामीटर के बराबर है then it is null, और अगर वो उसके बराबर नहीं है then we call it as a alternative hypothesis। बराबर नहीं है मतलब कि जितना अपोजिट है। मैंने बोला कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स है। ये अगर H0 है तो HA क्या होगा कि 90% 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स नहीं है, जस्ट उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट देगा दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। मतलब अगर जो इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे नल, और जो इक्वल नहीं होगा दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव। The hypothesis testing produced using data from the sample to test the two competing statements। देखिए, मैंने बोला भी हम स्टेटमेंट होंगे H0 और HA। कंडक्ट करेंगे टेस्ट, डिफरेंट वेज से हम टेस्ट करेंगे और उससे कंक्लूड करेंगे कि भाई ये कैसा है। और दो तरह से हम कंडक्ट करेंगे, पॉपुलेशन मीन से और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। पहले अगर हम हाइपोथेसिस टेस्ट को पॉपुलेशन मीन से करें, पॉपुलेशन मीन मतलब होता है हमारे पास एक्स बार, और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट अ पॉपुलेशन मीन मे टेक वन ऑफ द थ्री फॉर्म। इनमें से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है। पहला, H0 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो। म्यू जीरो यहां पर क्या है, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, और म्यू जीरो हमारे पास हाइपोथेसिस मीन जो हम फाइंड करेंगे वो होगा। तो ये हो गया नल हाइपोथेसिस। अगर म्यू म्यू जीरो से बड़ा है तो इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, अल्टरनेटिव म्यू म्यू जीरो से छोटा है। सेकंड केस, अगर म्यू म्यू जीरो से छोटा है तो म्यू म्यू जीरो से बड़ा होगा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट में। थर्ड केस, अगर ये इसके बराबर है नल में तो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, ये इसके बराबर नहीं है। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, थ्योरी आप बुक से देख लीजिएगा। इस स्टेटमेंट को, दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट, and this is called as two-tailed test। ठीक, इसको बोलते हैं हम टू टेल टेस्ट, ये दोनों कहलाते हैं वन टेल टेस्ट। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो टाइप के एरर होते हैं, ठीक है। अब जब हम आते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर का ना, तो देखिए इसके अंदर मैंने अभी आपको ये बात बताई, इसको मैंने बोला था वन टेल। इट इज कॉल्ड, इस वाले को हम बोलते हैं जब म्यू म्यू जीरो से बड़ा है, और ये दिस इज कॉल्ड लोअर टेल, एंड दिस इज कॉल्ड अपर टेल।
ध्यान से समझे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्म होता है, ये होता है हमारा रेंज इंटरवल जो हमारे पास अल्फा मिलता है। ठीक है ना, हमने ये भी पढ़ा था, ये एरिया इस तरफ का, दिस इज जेड, और ये एरिया इस तरफ का, दिस इज द एरिया विच इज व्हेन जेड इज ग्रेटर देन 0, तो हम ये लेते हैं, और जब जेड लेस देन 0 होता है तो हम ये लेते हैं। ऐसा हमने इंडेक्स नंबर में प्रोबेबिलिटी के अंदर भी ये चीज समझी थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझा था। तो इस बात को और जेड टेबल देखना हमने वहां पे सीखा है। तो दिस इज कॉल्ड अपर टेल एंड दिस इज कॉल्ड लोअर टेल। जब आपसे टू टेल बोलता है तो हम दोनों एरियाज को इंक्लूड करेंगे। जब आपसे वन टेल बोलेगा तो या तो हम इसका ये एरिया फाइंड करेंगे, यानी या तो म्यू 0 बड़ा होगा और ये छोटा होगा, या अगर हमसे ये कंडीशन होगी वन टेल की तो हम अपर टेल फाइंड करेंगे। लेकिन अगर म्यू 0 के बराबर है नल में, नल हाइपोथेसिस में, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको लेंगे। जब इसको लेंगे तो हम इन दोनों एरियाज को इंक्लूड करेंगे। अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप के टेस्ट हमारे पास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। अब स्टेटमेंट्स की बात है, सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं अल्टरनेटिव है H0 और HA, तो अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। मैंने लिखा H0 ट्रू, HA ट्रू। एक्सेप्ट कर रहे हैं H0 को, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस, और HA मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस का कंक्लूजन सही है, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस का कंक्लूजन सही है, तो अल्टरनेटिव का कंक्लूजन कैसा होगा, गलत होगा। तो अगर हमारे पास H0 करेक्ट है और H अल्टरनेटिव एरर है, रॉन्ग है, देन वी कॉल इट एज अ टाइप 2। और अगर हमारा H0 ही गलत है, मतलब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर H0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब वो करेक्ट है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। और अगर H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी जो हमारा नल मैट्रिक्स, नल हाइपोथेसिस है वही गलत है, तो अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट सही होगा, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। वो हमें स्टेटमेंट में देख के पता करना पड़ेगा, जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या होता है। चलिए आगे देखेंगे हम इसको। अभी क्वेश्चन देंगे ना फॉर्मूले से, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब वही जेड फाइंड करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम करते हैं ना जेड टेस्ट, वही है। क्या होगा, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर का मतलब क्या होता है, टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, उसको रिजेक्ट करना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर when null hypothesis is true as equality. Okay, the Greek letter alpha is used to denote the level of significance. Okay, फिर वही बात जो हमने करी थी अभी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाया था, दिस इज व्हाट अल्फा, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां से हम z निकालते हैं। और अगर z ग्रेटर देन, देखिए तीन एरिया होते हैं, एक z से लेस देन 0, तो ये हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ये। तो मुझे अगर ये वाला एरिया मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर z पॉजिटिव आ रहा है, z पॉजिटिव आ रहा है, वो हम वैल्यू निकालेंगे टेबल से। अगर ये आ रहा है पॉजिटिव, यानी मुझे ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 में से, टोटल हमारे पास एरिया कितना होता है 1, ऐसा पढ़ा है हमने, तो 1 में से हम z इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 पे माइनस करेंगे। और अगर z 0 से छोटा आता है, यानी जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात करें z की, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले भी। For hypothesis test about a population mean the normal random variable z as a test statistic का फॉर्मूला क्या होता है, x बार मतलब क्या होता है हमारे पास, पॉपुलेशन मीन माइनस म्यू जीरो मतलब हमारे पास किसका मीन होता है, म्यू जीरो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और n नंबर ऑफ टर्म, और म्यू जीरो क्या होता है, हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन। अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इसको हम यहां रख देते हैं लिख के, z इक्वल एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन सिग्मा बाय रूट n। और आगे चलते हैं।
पी वैल्यू अप्रोच। तो पी वैल्यू अप्रोच मैंने अभी क्या बताया आपको, दो तरह के टेस्ट होते हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट मतलब देखो अभी अभी मैंने आपको ये समझाया, यहाँ लिखा था पी वैल्यू क्या होती है। पी वैल्यू यहां से निकलती है जेड से। कंप्यूटेशन ऑफ पी वैल्यू कैसे होता है, वन टेल टेस्ट। इफ अ वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक इज इन द अपर टेल, मतलब यहां पर है जेड ग्रेटर देन 0, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व राइट टू जेड। ये जेड है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अगर जेड 0 से बड़ा है तो मैं राइट का एरिया निकालूंगा, अगर जेड 0 से छोटा है तो मैं इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है, क्लियर। देखो ये चीज बताई थी ना मैंने अभी। अब बोला है टू टेल टेस्ट, तो टू टेल टेस्ट का मतलब क्या लिखा है, डबल द एरिया ऑब्टेन्ड इन टू स्टेप्स। ये बात अभी मैंने बोली थी कि अगर टू टेल टेस्ट बोलेगा तो इन दोनों एरियाज को हम डबल करेंगे। अब देखो आगे चलते, पी वैल्यू को हम कैसे क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से चलेंगे, ध्यान से समझना। पहले इतनी बात को एक बार फिर से आप लोग समझ लें, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जेड टेबल देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट जेड वैल्यूज हमने देखी थी कि भाई 0 1 होता है, हमने 0 5 देखा था, 0 0 1 देखा था और 0 0 5, ये तीन वैल्यूज हमने देखी थी अल्फा बाय 2 पे। हमने ये वैल्यू देखी थी कि 1.645 जेड अल्फा बाय 2 जो हम निकाला था लास्ट लेक्चर में 0.025 पे, ये तब जब अल्फा हमारे पास इतना है और ये हमारे पास 0। तीन वैल्यूज हमने याद रखी थी, 2.576, 1.645 और ये तीनों मेनली हमको यूज में होंगी और कभी कभार जीपीएस। या तो आपको वैल्यू दी रहेंगी याली स्टैंडर्ड, नहीं तो हमको याद रखना ही पड़ेगा ये वैल्यूज। तो मैं एक काम करता हूँ, इन वैल्यूज को यहाँ पर आपके लिए साथ में लिख देता हूं, तो हमारा काम हो जाएगा थोड़ा सा स्टेबल की कुछ वैल्यूज को, कि भाई जब हम जेड वैल्यू निकालना है, जेड अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है अल्फा का, तो तीन चार याद रखेंगे हम। अल्फा का सिग्निफिकेंस अगर हमें 0.10 है तो जेड अल्फा की वैल्यू है 1.282। जब अल्फा 0.05 है कि हमको मालूम है 1.645 आएगा, और जब 0.25 है 025 तो जब अल्फा 0.025 है तो जेड अल्फा की वैल्यू है 1.96, और जब जेड अल्फा की वैल्यू 0.005 अल्फा है तो जेड अल्फा हो जाएगा 2.576। चलिए अब नीचे की ये टेबल याद है। लोअर टेस्ट में क्या होता है, हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे अगर Z की वैल्यू लेस देन माइनस जेड अल्फा है। हम H0 को मैंने बताया था ना, हम रिजेक्शन चेक करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया वो सही है कि गलत नल हाइपोथेसिस में। तो हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा अगर Z माइनस जेड अल्फा से छोटा है। अपर टेल में रिजेक्ट होगा जब Z जेड अल्फा से बड़ा है। टू टेल टेस्ट में रिजेक्ट होगा जब Z माइनस जेड अल्फा बाय 2 से छोटा है या Z जेड अल्फा बाय 2 से बड़ा है। इन सबको समराइज कर ये एक टेबल बनी। ये देखो फिर से इस टेबल से हम पूरी पिक्चर को क्लियर कर लेंगे। देखो हमने क्या बोला, लोअर टेस्ट होता है, अपर टेल टेस्ट होता है और टू टेल टेस्ट होता है। ठीक है सर, टेस्ट स्टैटिक Z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x बार माइनस म्यू 0 अपॉन समीशन बाय रूट n, x बार माइनस म्यू 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n सब जगह। पी वैल्यू अप्रोच क्या होती है, हमने बोला कि रिजेक्ट करेंगे H0 को यदि पी वैल्यू अल्फा से छोटा है, रिजेक्ट करेंगे अपर टेस्ट में अगर पी वैल्यू फिर अल्फा से छोटा है, और रिजेक्ट करेंगे तीनों ही केस में अगर पी वैल्यू जो है हमारी अल्फा से छोटी आती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई H0 रिजेक्ट करेंगे। और पी वैल्यू किससे निकालोगे, Z की वैल्यू फाइंड करके, और Z किससे फाइंड करोगे, इससे। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होगी, रिजेक्ट करेंगे H0 इफ Z इज लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा,
अपर टेस्ट में z इज ग्रेटर देन z अल्फा और टू टेल्ड में हाफ हो जाएगा, z लेस देन माइनस अल्फा बाय टू और z ग्रेटर देन अल्फा बाय टू। सर क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्लियर हो पाएगा, चलिए क्वेश्चन करके क्लियर करते हैं। पहला ही एग्जांपल देख लेते हैं अपन क्या क्या दिया इसके अंदर और क्या क्या पूछा अपन ने, ठीक है। चलो, कंसीडर द हाइपोथेसिस टेस्ट एट जीरो, म्यू क्या दिया है, लेस देन इक्वल 25, तो अल्टरनेटिव में म्यू ग्रेटर देन इक्वल, तो मेरे पास यहाँ पर म्यू हमको दे दिया गया है 25 लेस देन इक्वल बोले, द सैंपल हैज 40 प्रोवाइडेड, तो नंबर n हमारे पास हो गया 40, सैंपल मीन मतलब x बार आपको दे दिया है 26.4 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया गया है 6। बस, तो हम पहले z फाइंड करते हैं, यहाँ पर निकालें z, क्या निकालते हैं हम z, कैसे निकालेंगे हम, क्या फॉर्मूला, x बार मतलब माइनस म्यू जीरो मतलब 25 अपॉन 6 बाय रूट 40। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं सबिशन से z की वैल्यू बता देता हूं आपको, तो z की वैल्यू आई 1.48। समझते चलेंगे पूरी पिक्चर को, z 1.48 ग्रेटर देन जीरो है, और अगर z ग्रेटर देन जीरो है दोस्तों, तो हमने क्या बोला था, z ग्रेटर देन जीरो में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, हमारे पास कौन सा लेंगे, अपर टेल टेस्ट लगेगा हमारे पास, z ग्रेटर देन जीरो पे हमने कहा था पॉजिटिव है तो ये आएगा ना, और मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस वाले एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, z की बात करूं तो इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, 1 में से pz की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, यही देखते हैं, z मेरा 1.48 और अगर z ग्रेटर देन जीरो है तो p वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं 1 में से जो भी z के राइट का एरिया है, एरिया राइट टू z, उसको माइनस करूं। अब मैं क्या करूंगा, z टेबल से 1.48 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, या तो क्वेश्चन में आपको दी रहेगी या आपको टेबल दिया रहेगा, और हमने वो निकालना सीखा हुआ है। तो 1.48 की वैल्यू जैसे यहाँ पर भी लिखी हुई है उन्होंने 0.9306, बस 1 में से इसको माइनस किया तो आपको मिला 0.0694, ये आ गई p वैल्यू। अब आप देखो ध्यान से, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो p वैल्यू आई है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या क्या हो गया, p वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट केस में अल्फा क्या बोला है, 0.01, तो जो अल्फा है, p वैल्यू जो मेरे पास है वो अल्फा से बड़ी है कि छोटी है, 0.06, 0.06 जो है वो बड़ा है, सीधी सी बात है, 0.06 जो है वो बड़ा है, और अगर वो बड़ा है तो हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास, चलिए मैं फिर से ऊपर जाऊंगा टेस्ट के अंदर, कि भाई जो p वैल्यू है रिजेक्ट करने के लिए अल्फा से कैसी होती है, कम होती है, देखिए ना, ये तो रिजेक्शन रूल, कि अगर p वैल्यू अल्फा से छोटी है तो हम h0 को रिजेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो हम h0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें फिर से, तो जो मेरी p वैल्यू है वो क्या है भाई, इस क्वेश्चन में p वैल्यू मेरे पास 0.0694 है और अल्फा 0, तो p वैल्यू इससे बड़ी है, लेकिन हमारे पास कंडीशन के हिसाब से छोटी होना चाहिए, इसलिए हम h0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के अंदर हम z को चेक करते हैं कि z क्या होता है, क्रिटिकल रूल देखिए कि भाई z अगर माइनस z अल्फा से छोटा है तो हम रिजेक्ट करेंगे, तो z मेरे पास ये रहा 1.48, ठीक। अब अगर हम बात करें इसमें तो क्या था, ये रहा कंक्लूजन, रिजेक्ट करेंगे यदि z माइनस z अल्फा से छोटा है। तो अगर मैं इसको फिर से देखूं ध्यान से यहां पर, तो मेरे पास जो वैल्यू है 0.01 पे, तो 0.01 पे z की वैल्यू क्या थी, देखो क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, 0.01 पे z की वैल्यू, जब अल्फा 0.01 है
तो z कितना दिया है 2.326, कितना दिया है z 2.326, लेकिन यहां पर जो हमारी z की वैल्यू आई है, जो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो z दिया है वो 0.326, और जो z अल्फा हमारे पास है और जो हमने निकाली वैल्यू वो है 1.48। तो अगर मैं इसका नेगेटिव निकालू तो 1.48 जो है इससे छोटा है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव इससे बड़ा होगा। क्लियर है? तो कंडीशन के हिसाब से अगर नेगेटिव बड़ा आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नॉट रिजेक्ट होगा ये। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। नल हाइपोथेसिस में बोला है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो अल्टरनेटिव में म्यू लेस देन, तो हमारे पास जो म्यू है वो 80 हो जाएगा। अ सैंपल ऑफ 100 इज यूज्ड, एन मेरे पास 100, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दिया हुआ है 12। कंप्यूट द पी वैल्यू एंड स्टेट द कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेस्ट। अल्फा हमको यूज करना है 0.01। चलिए, तो अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, पहला केस में एक्स बार कितना दे दिया है 77। पहले हम z फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है z का बताइए, एक्स बार माइनस, यहां लिख लेते हैं एक्स बार माइनस म्यू 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n, दैट मीन्स 77 माइनस 80 अपॉन 12 बाय 100। तो 100 का रूट तो 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 बाय 12 नेगेटिव साइन। तो इसको सॉल्व कर लें, तो अपन डिवाइड करें, तो इसके बाद आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी दैट्स कम आउट टू बी, हम बोल सकते हैं कि z हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.25 इन नेगेटिव माइनस 0.25 हमारे पास z है। अब देखो z नेगेटिव आया मतलब z 0 से छोटा है, और z 0 से छोटा है तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अपर टेल लोअर टेल। हम बात करेंगे लोअर टेल की, जब लोअर टेल बोलेंगे तो p वैल्यू क्या होती है, तो p वैल्यू डायरेक्ट जो हमारे पास z माइनस 2.5 आएगा वही हमारा आंसर होगा। और जो हमारे पास z माइनस 2.5 की जब हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, बता रहा हूँ कितनी आएगी, z माइनस 2.5, यानी हम लेफ्ट का एरिया लेंगे एंड इट्स कम आउट टू बी 0.0062। ये हो गई p वैल्यू। अब देखो p वैल्यू ये है और ये रहा अल्फा, अल्फा दिया 0.01। अब क्वेश्चन में बोला है p वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है कि छोटी है, तो p वैल्यू अल्फा से छोटी है। और अगर p वैल्यू अल्फा से हमारे पास छोटी है मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0। यही होता है। अब सेकंड केस में 81 बोला है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर 81 आ जाएगा 77 की जगह, तो z हमारे पास आ जाएगा भाई 81 आया, तो कुल मिलाकर के ऊपर हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास को जो हम सॉल्व करेंगे 81 से, तो हमारे पास z जो है 81 माइनस 80 अपॉन 6 12 बाय रूट 10, तो z हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.83। पॉजिटिव है तो p वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस z ऑफ 0.83 अपर टेस्ट से, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.7967। राइट का एरिया लेंगे ना, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट इट एज 0.203। अब ये p है और ये अल्फा है, तो बट एक्चुअली p जो है अल्फा से बड़ा है, तो अब मेरा H0 रिजेक्ट नहीं होगा। डू नॉट रिजेक्ट H0, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, चलिए ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन।
म्यू इक्वल बोला है और म्यू नॉट इक्वल, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमें टू टेल टेस्ट लगाना है। तो पहले म्यू मेरे पास हो गया 22, एक्स बार पहले केस में हो गया 23, स्टैंडर्ड डेविएशन एन दिया है 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10 और अल्फा दिया है 0.01। तो पहले जेड निकाल लेते हैं। एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वो था 10 बाय रूट 75। तो z मेरे पास आ गया रूट 75 बाय 10। इसे सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास जो z की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.87। और अब अगर z बड़ा है मेरे पास 0 से, तो p वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? तो p वैल्यू हम फाइंड करते हैं 1 माइनस z ऑफ 0.87। तो 0.87 के जब मैं z फाइंड करूंगा तो मेरे पास p वैल्यू कैसे आएगी? अब मैंने कहा था कि इसके अंदर एरिया को हम डबल कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि मैंने कहा था दोनों एरिया लेंगे, तो इसकी मेरे पास वैल्यू होती है 0.8078। सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेंगे पूरा तो मिल जाएगा 0.3844। दिस इज अवर पी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो अल्फा क्या है 0.01, यहाँ पर क्या है 0.38। तो अब हमारे पास पी वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है, लेकिन पी वैल्यू अल्फा से छोटी होनी चाहिए H0 को रिजेक्ट करने के लिए। इस केस में हम क्या बोलेंगे? डू नॉट रिजेक्ट H0। H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से ऐसा देख लीजिए, तो सेकंड पार्ट इसका आप लोग ट्राई करेंगे, है ना? चलिए चलिए क्वेश्चन थर्ड अब आप लोग ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल फर्स्ट जैसा है। फर्स्ट में बोला है म्यू लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 80, यहाँ पे बोला लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल एग्जैक्ट वही करना जो फर्स्ट जैसा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक बार देखते हैं हम क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं ताकि हम और अच्छे से स्पेस बना सकें। आइए, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन देखें तो हमको म्यू दे दिया है यहाँ पर 1056, एन है 400, सैंपल मीन हमको दिया है 910, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 1600। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? कंप्यूट द टेस्ट स्टेटस, यानी जेड फाइंड करना है। पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू 0 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट है। z इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो हमारे पास ऊपर आ गया -146, 400 का रूट तो 20, तो नीचे आ जाएगा 80। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा -1.8। ये आ गया हमारा पहला पोर्शन की टेस्ट एड्रेस की वैल्यू। अब p वैल्यू चाहिए, p वैल्यू चाहिए मतलब z देखो 0 से छोटा है, तो p वैल्यू हम क्या बोलते हैं? z वैल्यू ऑफ -1.83। ये सब हमको टेबल से मिलती है सारी वैल्यूज। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू 100% उम्मीद है कि क्वेश्चन में दी रहेगी, कि टेबल पूरा देना पॉसिबल नहीं रहेगा तो फिर टेबल दिया जाएगा। और टेबल देखना सीखा है प्रोबेबिलिटी के अंदर, या टेबल कैसे देखते हैं हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। तो अब इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं क्या आएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 0.0336। अब ये हो गया पी वैल्यू। बोला एट अल्फा 0.05 पे क्या कंक्लूजन है? तो अगर अल्फा 0.05 है मेरे पास और पी वैल्यू मेरे पॉइंट 0.0336 है, मतलब जो पी वैल्यू है वो अल्फा से छोटी है, और अगर पी वैल्यू अल्फा से छोटी तो हम H0 को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पर क्या लिखा है? व्हाट इज द रिजेक्शन रूल यूजिंग अ क्रिटिकल वैल्यू एंड व्हाट इज, अब हम क्रिटिकल वैल्यू की बात करते हैं तो हम इसका 0.05 पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है जेड अल्फा की? 0.05 का जो जेड है वो होता है 1.645। ठीक,
और मेरे पास क्वेश्चन में जो z आया है वो कितना आया है, -1.83। तो बताइए क्या हो रहा है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन का z है, तो अगर मैं बोलूं z 0.05 मेरे पास 1.645 है, तो माइनस ऑफ z 0.05 क्या होगा, -1.645। अब हमारे पास z टेस्ट रिजेक्ट होने की कंडीशन क्या होती है, z इज लेस देन -z अल्फा। तो -z अल्फा अगर देख रहा हूं ये है और z मेरे पास ये है, तो मुझे बताओ -1.83 और -1.65 में कौन बड़ा होगा, z। निश्चित तौर पे z -83 जो है वो इससे छोटा होगा। तुम्हारी h0 क्या करेंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे, कंडीशन सेटिस्फाई। ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। ओके, कि इस तरह के क्वेश्चन हमने कुछ अभी म्यू दे दिया हमको 8, म्यू इक्वल 8 और म्यू नॉट इक्वल 8। जब भी देखो लेस देन ग्रेटर देन होता है तो हम लोअर टेल और अपर टेल निकालते हैं, वन टेल टेस्ट होता है, लेकिन जब ये होता है तो टू टेल टेस्ट होता है। इस बात को दिमाग में रखिए। तो म्यू मेरे पास हो गया 8, एन दे दिया है 120, एक्स बार इज 8.4 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज, पहले जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक लगा, क्या मिलेगा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन 3.2 divided by root 120. Solve it, then you get the value of z as 1.37. ओके, अब मेरे पास z आ गया है 1.37, पॉजिटिव है। तो मेरा पहला पार्ट तो टेस्ट स्टैटिक हो गया, फर्स्ट पार्ट चलिए हो गया। p वैल्यू निकालना है सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 में। z 0 से बड़ा है तो p वैल्यू मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। अब 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमारे पास टू टेल टेस्ट, 1 माइनस z ऑफ 1.37, इट्स 2 टाइम्स 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट आती है 0.9147 एंड व्हेन यू सॉल्व इट इट्स कम आउट टू बी 0.1906। ये हो गया मेरे पास p। सेकेंड हो गया अल्फा 0.05 है। अब देखो अगर अल्फा 0.05 है और p वैल्यू इतनी है तो डेफिनेटली p वैल्यू जो है वो अल्फा से बड़ी है, और अगर p वैल्यू अल्फा से बड़ी है तो h0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट रिजेक्ट h0। अब इसका चौथा पार्ट ध्यान से समझिए। कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोल रहा है फॉर अ पॉपुलेशन मीन। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करते हैं कि नहीं फाइंड करते। और मार्जिन ऑफ एरर अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट। ये होता है मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला, z अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन। तो अल्फा मेरे पास 0.05 है तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा 0.025 और इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है हमारे पास 3.2 अपॉन रूट एन, दैट मीन्स रूट ऑफ 120। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पूरा सॉल्व करने में जो मार्जिन ऑफ एरर है वो आपका निकल के आ जाएगा 0.57। अब कैसे निकालते हैं हम पॉपुलेशन में, एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, और एक्स बार मेरे पास दिया हुआ है 8.4। तो 8.4 में से एक बार हम 0.57 को माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट, और 8.4 में एक बार इसको प्लस करेंगे तो अपर लिमिट। तो हमारा जो इंटरवल है वो आ जाएगा 7.83 से 8.97। अब अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे
जो म्यू की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई 8, वो इस रेंज में लाई कर रही है कि नहीं कर रही? और अगर वो इस रेंज में लाई कर रही है तो मुझे बताइए आप कि जेड वैल्यू क्या होगी। हम्म हम उसको रिजेक्ट करेंगे क्या? नहीं, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे लाई करता है। डू नॉट रिजेक्ट, क्योंकि हमारे इंटरवल में आ गया ना H0। ऐसा नोट डाउन। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अभी हमने पढ़ा था पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन या प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सारी कंडीशंस वही रहेंगी जो पॉपुलेशन मीन की थी, बस जेड निकालने का फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा और जेड का फॉर्मूला हो जाएगा पी बार माइनस पी जीरो। अभी हमको म्यू दिया था, अब हमको पी जीरो दिया रहेगा, ठीक है? तो हमको पॉपुलेशन मीन की जगह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे काम करना है। अपॉन अंडर रूट ऑफ पी जीरो 1 माइनस पी जीरो अपॉन एट। तो पी जीरो हमारे पास हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन आ जाएगा और ये हमारे पास पैरामीटर प्रोपोर्शन होगा, ठीक है? तो देखिए पी बार हमारे पास क्या है? सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है भाई। पी जीरो क्या है? हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन, और एन है नंबर ऑफ टर्म्स। बाकी सब कुछ वही है जो हमने पहले किया है, सारी कंडीशंस, ठीक है? बस एक फॉर्मूला बदल जाएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में। तो इसी से हम बेस करके क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फिर हम बात करते हैं इसमें। ध्यान से हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सब। 6 क्वेश्चन कितना दिया हम? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको पी जीरो दिया है। और देखिए इक्वल और नॉट इक्वल यानी हमारे पास टू टेल टेस्ट लगे पहली बात। तो टू टेल टेस्ट के लिए हमको पी जीरो दिया हुआ है। कितना दिया है पी जीरो हमारे पास? 0.2। ओके, फेयर है ना? तो पी जीरो हमारे पास दिया हुआ है 0.2, ठीक है भाई, दे दिए। एन हमको दे दिया है 400 और पी बार यानी पॉपुलेशन मीन जो प्रोपोर्शन दिया है हमको, ये रहा फॉर्मूला जेड। पी बार माइनस दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.20, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.8 अपॉन 4। इन सबको मिला के अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी z की वैल्यू जो है वो आएगी -1.5। जीरो से छोटा नहीं तो अगर टेस्ट z -1 और जीरो से अगर छोटा है तो हम डबल टेस्ट है तो हम कैसे निकालेंगे पी वैल्यू? टोटल टेस्ट में हम 2 टाइम्स z ऑफ -1.2, तो 2 टाइम्स z ऑफ -1.25 जब आप फाइंड करेंगे इसके अंदर तो दैट्स कम आउट टू बी 0.2112। तो ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो मेरे पास ये पूरा आंसर आ जाएगा 0.2112, ठीक है? कैसे आएगा? 2 टाइम्स माइनस इसकी वैल्यू जो मेरे पास होगी 0.1056। अब देखो ये आ गई पी वैल्यू, मेरा सेकंड पार्ट भी होगी। अब अल्फा बोला है 0.05 और अगर अल्फा 0.05 है फ्रेंड्स और ये रही पी वैल्यू, तो डेफिनेटली पी वैल्यू उससे बड़ी है कि छोटी है? पी वैल्यू हमारे पास अल्फा से बड़ी है।
तो हम क्या बोलेंगे, H0 डू नॉट रिजेक्ट, तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये हो गया कंक्लूजन। व्हाट इज द रिजेक्शन रूल फॉर क्रिटिकल वैल्यू फॉर द कंक्लूजन? क्रिटिकल वैल्यू में बात करें तो हमारे पास जो Z आता है इस केस के ऊपर 0.052 होता है 1.96, ठीक। और यहां पर हमारे पास है -1/2, Z अल्फा है, तो -Z अल्फा क्या हो जाएगा, -1.96, और ये रहा Z। तो Z अगर -Z अल्फा से छोटा है तो हमारा बोलते हैं कि आंसर आएगा, और लेकिन अगर नहीं है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो बोलिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो Z कितना है, -1.25, -Z अल्फा हमारे पास कितना है, -1.96, तो निश्चित तौर पे जो Z है वो -Z अल्फा से तो बड़ा होगा। तो इसमें भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही रिजेक्ट करने की, तो हम बोलेंगे डू नॉट रिजेक्ट। सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे तो आपका ये हाइपोथेसिस का टेस्ट का कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टी टेस्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।